गुड मॉर्निंग बेटा। प्रीवियस क्लास में डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था हमने और क्रॉस कंप्लीट कर लिया था, उसको समझ लिया था। उसके ऊपर बेस्ड जो मेंडल ने लॉ दिए वो अपन देखते हैं क्या है, ठीक है ना। मेंडल के लॉज को क्या कहते हैं? मेंडेलिज्म। मेंडल्स लॉज और मेंडेलिज्म। आज बच्चों अपन तीनों लॉ एक बार अच्छे से समझ लेते हैं ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। इसमें फर्स्ट है लॉ ऑफ यूनिट ट्रेट। लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन। और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। और थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बच्चों रिपीट कर रहा हूं, इन लॉज को ध्यान से सुन लो और समझ लो, ठीक है। पहले जो दो लॉ है, जो फर्स्ट टू लॉज है, वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। और जो थर्ड लॉ है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट लॉ के दो पार्ट है, लॉ ऑफ यूनिट रेट। लॉ ऑफ यूनिट रेट क्या कहता है? मेंडल ने ये बताया कि हर ऑर्गेनिज्म की सेल्स के अंदर कुछ फैक्टर होते हैं और एक फैक्टर एक कैरेक्टर को, एक लक्षण को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। तो इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ यूनिट ट्रेट। बी लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल ने यह बताया कि जब दो होमोजाइगस डिफरेंट ट्रेट वाले ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्रॉस करवाया जाता है तो F1 जनरेशन में केवल जो डोमिनेंट एलील है वो ही अपने प्रभाव को शो करता है, या फिर यूं कहें कि जो डोमिनेंट ट्रेट है वो ही शो हो पाता है F1 जनरेशन के अंदर। जो रिसेसिव ट्रेट है वो डोमिनेंट के प्रेजेंस में शो नहीं हो पाता है, या जो रिसेसिव एलील है वो डोमिनेंट एलील के प्रेजेंस में शो नहीं हो पाता है। ओके, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसे हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। नेक्स्ट रहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मेंडल ने ये बताया, मेंडल ने जब F1 जनरेशन के प्लांट्स का सेल्फ पॉलिनेशन किया, आपस में क्रॉस करवाया और उनको जो नेक्स्ट जनरेशन यानी कि F2 जनरेशन मिली, तो उन्होंने देखा कि F2 जनरेशन में उन्हें 3 प्लांट टॉल मिले और 1 प्लांट ड्वार्फ मिला, जबकि ड्वार्फनेस का जो ट्रेट है वो रिसेसिव होता है, लेकिन वो F1 जनरेशन में शो नहीं हो पाया था, लेकिन F2 जनरेशन में वो अलग से शो होता है। तो मेंडल ने ये बताया कि जब किसी ऑर्गेनिज्म में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो गैमेट के फॉर्मेशन के दौरान एलील्स सेग्रीगेट हो जाते हैं, ठीक है। और ये एलील्स अलग से जैसे ही उन्हें चांस मिलता है तो अलग से अपने इफेक्ट को शो कर देते हैं। यानी कि उन्होंने बताया कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो रिसेसिव एलील है जो F1 जनरेशन में शो नहीं हो पाया था, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्सटिंक्ट हो गया। जैसे ही उस रिसेसिव एलील को चांस मिलता है तो वो F2 जनरेशन में अलग से अपने इफेक्ट को शो करता है, जैसे कि ड्वार्फ प्लांट का शो हुआ था। तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इसे हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये लॉ बेस्ड है डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर।
बच्चों मैं फिर से बता रहा हूं कि कंसेप्ट सेम होते हैं। आज आप मैथ्स पढ़ते हैं तो मैथ्स के अंदर जो कंसेप्ट है, जो फॉर्मूला है वो सेम चलता है, जो डिजिट है वो चेंज होती रहती है। क्लियर होगी बात? तो हमें कंसेप्ट पर फोकस करना है। मैंने आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस समझाया है तो उसमें मैंने दो प्लांट लिए हैं, एक राउंड एंड येलो सीड वाले प्लांट। राउंड और येलो ये दोनों ही ट्रेट डोमिनेंट होते हैं, और दूसरा प्लांट लिया है रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड वाले प्लांट। तो ग्रिंकल्ड ट्रेट भी रिसेसिव है और ग्रीन जो ट्रेट है वो भी रिसेसिव है। क्लियर होगी बात? तो ये मैंने बताया। अब आपके एनसीईआरटी में अगर कुछ और जो ट्रेट बता रहे देर के उस डाई हाइब्रिड क्रॉस को समझाया गया है तो आप वहां से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट सेम चलेगा। जबकि मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाया है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बना के आपको दिए हैं और पॉइंट टू पॉइंट समझाया, तो समझना आसान रहता है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर किन्हीं दो ट्रेट के, किन्हीं दो कैरेक्टर के एलील्स और जीन्स साथ साथ में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगली जनरेशन में भी वो एलील या वो जीन्स साथ साथ रहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा तो ये एलील्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे अगली जनरेशन के अंदर और न्यू कॉम्बिनेशन भी बनाएंगे। इसको मैं यूं समझा सकता हूं कि एक क्लास के अंदर मान लो दो बच्चे, मान लो यश और कुशल, मान लो यश और कुशल साथ साथ में बैठे हैं और 10th की पूरी क्लास के अंदर ये साथ साथ बैठे थे और दोनों एकदम बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जिंदगी में एक ही बेंच पर एक साथ बैठे रहेंगे। जैसे ही अगली क्लासेस में जाते हैं तो इनके नए फ्रेंड्स भी बनेंगे और ये उनके साथ भी बैठ सकते हैं। इनके सब्जेक्ट अलग हो सकते हैं, इनकी क्लासेज अलग हो जाएंगी, तो इनके नए दोस्त भी बनेंगे और उनके साथ बैठ सकते हैं। तो ठीक ऐसा ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी होता है कि किन्हीं दो कैरेक्टर के एलील या जीन साथ साथ में है तो वो हमेशा साथ नहीं रहेंगे। अगली जनरेशन में जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा तो वो एलील या जीन सेग्रीगेट हो जाएंगे और इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे अगली जनरेशन में, एंड दे कैन फॉर्म द न्यू कॉम्बिनेशन विद अदर एलील्स। वो नए जीन या एलील के में कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ठीक है ना? तो इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जैसे कि डाई हाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में हमें क्या देखने को मिला, हमें राउंड एंड ग्रीन सीड वाले प्लांट भी देखने को मिले और हमें रिंकल्ड एंड येलो सीड वाले प्लांट जो कि नए कॉम्बिनेशन है वो देखने को मिले। तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो करता है। ओके, तो बेटा एक बार हैंड रेज कर दो अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है। फिर मैं आपको सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग समझाऊंगा। अच्छा बच्चों, मैं फिर से कह रहा हूं कि आपका लेवल थोड़ा हाई हो जाता है 10th क्लास में सीबीएसई स्कूल्स के अंदर, तो टीचर्स जो भी पढ़ाते हैं आपको तो ये जरूरी होता है कि कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताई जाए आपको। ठीक है ना? लेकिन आपको मैं ये कह रहा हूं कि आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट ना हो, आप अपनी एनसीईआरटी बुक को फॉलो करें और उससे तैयारी करें। और आपको अगर हेल्प चाहिए, आपको लगता है कि बुक में कोई कंटेंट अच्छा नहीं है या आपको लगता है कि थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए, तो हमारे आप नोट्स यूज कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, अपने को डायरेक्शन सही रखनी है। अगर अपनी डायरेक्शन सही होगी तैयारी की तो अपन कम एफर्ट लगा के भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है ना? मैं इसको यूं समझा सकता हूं कि अगर आपको जाना तो है चंडीगढ़ और दिल्ली से और आपने रोड पकड़ ली है जयपुर की, तो ये मैटर नहीं करता कि आपकी स्पीड कितनी तेज है। आप चाहे 100 के ऊपर स्पीड में जाएं लेकिन आप गलत डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे। ठीक है ना? ये अगर आप सही रोड पकड़ते हैं, चंडीगढ़ की रोड पकड़ते हैं और आपकी स्पीड 60 या 70 की भी है, तो नो डाउट आप अपने मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे। समझ में आ गई बात? मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी जो 10th क्लास है, 11th है, 12th, ये आपके लाइफ के टर्निंग पॉइंट है। तो आपकी जो पढ़ाई का पैटर्न है, आपकी जो तैयारी का तरीका है, वो एकदम सही डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर आपका डायरेक्शन सही होगी तो आपके एफर्ट्स कम भी होंगे तो भी आप सफल हो जाएंगे। ठीक है ना? मेहनत तो एक मजदूर भी करता है, मेहनत तो एक लेबर क्लास व्यक्ति भी बहुत करता है, लेकिन वो कभी सक्सेसफुल नहीं कहलाता। हमें स्मार्ट मेहनत करनी है और एक बड़ा गोल अचीव करना है आपको। समझ गए बेटा? मैंने को तो जो गोल था कि मेरे को एजुकेशन में जाना है, टीचिंग करनी है, वो मैंने अचीव कर लिया है, मैं कर रहा हूँ। ठीक है ना? आपको अपने फील्ड को चॉइस करना है, आपको डिसीजन मेकिंग करनी है कि आपको क्या करना है आगे, फिर सब्जेक्ट चॉइस करते हुए आगे मेहनत करनी है और लाइफ में सक्सेसफुल होना है।
एट प्रेजेंट अभी फिलहाल के लिए अगले 2 महीने एकदम फोकस्ड रहिए अपने 10th बोर्ड एग्जाम के लिए। और जैसा कि मैंने बताया कि एफर्ट राइट डायरेक्शन में होने चाहिए, गलत डायरेक्शन में एफर्ट लगाएंगे कोई मैटर नहीं करता कि आपकी स्पीड क्या है, लेकिन आपकी डायरेक्शन सही होगी, एफर्ट कम होंगे तो भी आप अच्छा स्कोर कर जाएंगे। ठीक है, हाँ हाँ। अब बेटा मैं एक बार फिर से सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग समझा रहा हूं। अच्छा बच्चों लास्ट तक बने रहना, मैं आपको एग्जाम्स की तैयारी का भी तरीका बताऊंगा आपको, ठीक है ना। सेक्स डिटर्मिनेशन यस बेटा इधर देखिए, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग कि अगर किसी मदर के यूट्रस में कोई फीटस पल रहा है, डेवलप हो रहा है, तो उसका सेक्स क्या होगा।
वो मेल होगा या फीमेल होगा, ये कैसे डिटरमाइन होता है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों जो मेल होते हैं, मेल की सेल के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 44 प्लस XY क्रोमोसोम। इसमें जो 44 है ये ऑटोजोम्स हैं जो फिजिकल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, ओके। और XY आर द सेक्स क्रोमोसोम्स, जो कि मेल होने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो सेक्स क्रोमोसोम। क्लियर होगी बात आपकी? जबकि फीमेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम ही होते हैं, 44 ऑटोजोम जो उनके शारीरिक लक्षणों को कंट्रोल करते हैं, और 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं जो सिमिलर होते हैं XX टाइप के, जो कि फीमेल होने के लिए, गर्ल होने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। मेल के टेस्टिस के अंदर उनकी जर्मिनल एपिथेलियम में जब मियोटिक सेल डिविजन होते हैं, तो जो स्पर्म बनते हैं, जो गैमेट्स बनते हैं, वो 2 तरीके के बनते हैं। 44 का आधा 22, 44 का आधा 22, एक सेक्स क्रोमोसोम एक्स इधर और एक वाई क्रोमोसोम इधर, यानी कि आधे स्पर्म्स होते हैं 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम वाले, और आधे क्रोमोसोम ऐसे, आधे स्पर्म ऐसे होते हैं जो 22 प्लस वाई क्रोमोसोम वाले होते हैं। क्लियर होगी बात? यहाँ पर वाई बेबी बॉय होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी तरीके से फीमेल्स के अंदर जो ओव्यूम बनते हैं वो सिमिलर टाइप के होते हैं, 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम वाले, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स। अब बच्चों देखिए, जब इस स्पर्म का फ्यूजन इससे होता है 22 22 44 एक्स 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 44 प्लस एक्स एक्स। क्लियर होगी बात? और जब इसका फ्यूजन इससे होता है 22 22 44 एक्स 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 44 प्लस एक्स एक्स। क्लियर होगी बात? तो इन दोनों ही कंडीशन में बेबी गर्ल होगी, यानी कि जो बेबी पैदा होगा वो गर्ल होगा, फीमेल होगा। क्लियर होगी बात? अगर इस स्पर्म का फ्यूजन 22 प्लस वाई क्रोमोसोम कैरिंग जो स्पर्म है उसका फ्यूजन इससे होता है, तो 22 22 44 वाई और एक्स एक्स वाई, तो 44 प्लस एक्स वाई, ये बेबी बॉय होगा। इसका फ्यूजन अगर इससे होता है 22 22 44 एक्स वाई, ये भी क्या होगा? बेबी बॉय। यानी कि 22 प्लस वाई क्रोमोसोम कैरिंग जो स्पर्म है अगर ओव्यूम से फ्यूज होता है तो लड़का होगा, बेबी बॉय होगा। यानी कि यहाँ पर वाई क्रोमोसोम के द्वारा मेल का डिटर्मिनेशन होगा। क्लियर होगी बात? तो इस तरीके से बच्चों सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है, और जब स्पर्म फ्यूज होता है ओव्यूम के साथ में, तो उसी समय ये डिसाइड हो जाता है, डिटरमाइन हो जाता है कि ये बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा। ठीक है ना? तो ये कंसेप्ट है। ठीक है बेटा? अब बच्चों ये हेरिडिटी चैप्टर इतना ही है। ठीक है, अब अपन आगे क्या करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ बच्चों। अगले अब अपने पास में आज कितना हो गया? 16 फेब हो गया। मार्च का टाइम है, अप्रैल का टाइम है, और 4 मई है, यानी कि अभी भी पूरे 2 मंथ। हाँ, तो अब अगर मैं इसको यूं ले लूं कि पूरे अगर अपन ना कोई फेस्टिवल आ रहा है उसको छोड़ दें कर दें, तो 2 महीने अभी भी है। तो बेटा आप 3 से 4 आवर का या 4 आवर का एक टाइम स्लॉट बना लें इवनिंग का। ठीक है, साइंस की मैं बात करूं तो साइंस में मैं कंप्लीट सारे चैप्टर्स की बात करूंगा, उसमें आप हाफ चैप्टर रोजाना लर्निंग शुरू कर दें, हाफ चैप्टर। ठीक है ना? अगर मान लो आपके 13 चैप्टर आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, और अगर आप हाफ चैप्टर रोजाना लर्निंग करते हैं, तो बेटा अगले 26 डेज के अंदर आपकी पूरी बुक प्रिपेयर हो जाएगी। और इसको तैयारी कैसे करना है कि फर्स्ट चैप्टर से मान लो आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक रफ कॉपी बना ले या एक कॉपी बना ले जिसमें कोई भी टॉपिक है उसकी हेडिंग डाली, और उस हेडिंग के बाद में उससे रिलेटेड कोई इक्वेशन है, कोई डेरिवेशन है, कोई डायग्राम है, वो जरूर देख देख के लिखे। ठीक है, बायो में जैसे कोई डायग्राम आ गया तो वो पॉइंट लिख के उसको डायग्राम को जरूर बनाए। तो इस तरीके से आपके एक ब्रीफ नोट भी तैयार हो जाएंगे डेली के, तो वो आपको बाद में क्विक रिवीजन में हेल्प करेंगे। तो इस तरीके से तैयारी करनी है आपको। अच्छा, आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर बच्चों 1 मार्क के क्वेश्चन भी आएंगे, इंटेलिजेंस को चेक करने वाले क्वेश्चन भी आएंगे, असर्शन रीजन भी आएंगे। ठीक है ना? 2 मार्क्स के भी आएंगे, 3 मार्क्स के भी आएंगे, 5 मार्क्स के। 5 मार्क्स के केवल 3 ही क्वेश्चन आएंगे, एक फिजिक्स का, एक बायो का, एक केमिस्ट्री का। यानी कि आपको फोकस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर भी करना है, खाली उसमें सीधा सा क्वेश्चन नहीं आएगा,
क्वेश्चन आपकी इंटेलिजेंसी को भी चेक करेगा साइंस के पेपर के अंदर। साइंस का पेपर हार्ड आता है इन कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो वहां 5 मार्क्स के तो 3 ही क्वेश्चन है, बाकी जितने भी हैं वो सारे 1-1, 2-2 या 3 मार्क्स के हैं। तो आप तैयारी करते समय जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है, वन लाइनर है या कोई डेरिवेशन है, उनको पूरा फोकस करें, या कोई साइंटिस्ट का नेम है, कोई इक्वेशन है, उनको पूरा फोकस करें, तभी आपका साइंस का एग्जाम अच्छा जाएगा। लेकिन बच्चों आप मैंने जैसा बताया तैयारी करेंगे तो नो डाउट आपका एग्जाम बहुत ही बढ़िया जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप मैथ्स को भी करें। मैथ्स में आपको क्या करना है बेटा, मैथ्स में एक एक एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को आप अपने हाथों से निकालें अगले 2 महीनों में। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी मैथ्स उतनी ही स्ट्रांग होगी और आपका रिजल्ट अच्छा जाएगा। इसी तरीके से एसएसटी को भी रोजाना टाइम दें, आप लाइन टू लाइन पढ़े, बुक से पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। जहां भी न्यू वर्ड है अंडरलाइन करें, न्यू कोई उसमें है कोई थ्योरी है, कंसेप्ट है, उसको आप अंडरलाइन करें, उसको अच्छे से तैयार करें। इंग्लिश हिंदी को भी पूरा वेटेज दें, क्योंकि इनके भी मार्क्स आपके स्कोर में जुड़ते हैं। तो लैंग्वेज को भी पूरा आपको तवज्जो देना है। क्लियर होगी बात आपके। तो इस तरीके से बच्चों आप अगर लगातार अगले 2 महीने तक तैयारी करते हैं आप, तो नो डाउट आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। क्लियर है।